हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो KNP एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं द हिंदू एनालिसिस। तो आज तारीख है 29 जनवरी 2022। तो आज हम एनालाइज करेंगे 29 जनवरी 2022 का। तो चलते हैं एनालाइज पे, चलते हैं, करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो पहली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं पहली न्यूज क्या है। सून नो फ्यूल एट स्टेशन विदाउट PUC सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपको कोई भी फ्यूल नहीं मिलेगा। पहली न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कहीं सब्जेक्टिव पेपर देने जाते हैं तो इसे लिख सकते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदू एनालाइज करने का खाली मतलब ये नहीं कि जो न्यूज़ इसमें आए हम उसे बता दें, वो तो आप भी पढ़ लेते हो। ठीक है, हमारे एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि जो न्यूज़ आए उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में, ताकि वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। समझ रहे हैं ना आप। तो अगर आप इस पूरे एनालिसिस को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, आप 1 2 3 4 क्वेश्चन जरूर यहाँ से सॉल्व करके जाएंगे एक पेपर, एक एनालिसिस से। ठीक है, तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। 20 ओमिक्रॉन डेथ, यूथ कैन बूस्ट वोकल फॉर लोकल। ठीक है, इसे हम डिस्कस कर लेंगे। अगली न्यूज़ चलते हैं। देखो, ऐसी क्वेसिस ए ईयर सस्पेंशन और 12 महाराष्ट्र BJP MLA। अभी कुछ दिन पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने जो 12 MLA थे BJP के, उनका सस्पेंशन जो है वो, यानी कि सस्पेंड कर दिए थे वो। ठीक है, क्यों सस्पेंड किए थे कि भाई तुम लेजिस्लेटिव असेंबली में हंगामा कर दो, इसलिए तुमको सस्पेंड किया जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर स्पीकर को देखा जाए तो जो स्पीकर की पावर होती है आर्टिकल नंबर 122 में, है ना, वो बोलता है कि आप रेगुलेटिंग प्रोसीजर और मेंटेनिंग ऑर्डर कर सकते हो हाउस में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 122, आर्टिकल नंबर 122 बोलता है स्पीकर के लिए कि भाई आप कोई भी, यानी कि रेगुलेट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और हाउस में जो कि किसी भी जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि आप उसके खिलाफ स्पीकर को आप जेल में नहीं डाल सकते कि भाई इसने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, हाँ, इसकी अपील कर सकते हो और वो अपील जो है आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाई करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात हुई भाई 1 साल तक। देखो मुद्दा क्यों था, ये सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों चला गया। उन्होंने किया था 1 साल तक के लिए सस्पेंड। ठीक है, अब 1 साल में आप एक नई चीज़ देखोगे तो भाई, अगर मान लो एक सीट वेकेंट हो जाए, ठीक है, तो उसमें बाई इलेक्शन जो वो 6 महीने में होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि 6 महीने में इलेक्शन होना जरूरी है। फिर कहाँ लिखा हुआ है? देखो, ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई क्या हुआ था, 1996 प्राइम मिनिस्टर थे BP सिंह, 1996 में। तो उन्होंने एक दिनेश गोस्वामी कमेटी बनवाई थी। दिनेश गोस्वामी लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम के, तो उन्होंने कमेटी बनाई। तो कमेटी का रिकमेंडेशन ये था कि भाई जो भी सीट वेकेंट हो जाए उसे आप 6 महीने में फिल कर दीजिएगा, 6 महीने में, 6 मंथ्स में फिल कर दो। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन मान ली गई। अच्छा, इसमें 2 एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन और समझ लो। एक्सेप्शन पहला तो कि भाई जो सीट वेकेंट हुई है अगर उस MP या MLA का टाइम लेस देन 1 ईयर था, ठीक है, यानी कि एक साल से कम था, 6 महीने बचे थे, 8 महीने बचे थे, तो बाई इलेक्शन नहीं होगा। दूसरा कि अगर मान लो जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई इलेक्शन कराना तो संभव ही नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा इलेक्शन। ऐसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के केस में हो रहा था ये। ममता बनर्जी के केस में ये तो हो रहा था, इलेक्शन कमीशन बोल रहा था नहीं नहीं MLC वाले इलेक्शन नहीं करा सकते हम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, आप समझ जाओ बस। ठीक है, तो ऐसा हुआ फिर, तो ममता बनर्जी गुस्सा थी, है ना, तो ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ममता बनर्जी का क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने अगर मिनिस्टर है कोई, है ना, चीफ मिनिस्टर है, तो उसे 6 महीने के अंदर मेंबर बनना पड़ता है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का बने या लेजिस्लेटिव काउंसिल का बने, है ना, तो ये भी प्रोसीजर है। अब उसके बाद भाई दिक्कत हो रही थी, तो ये चीज़ है बाई इलेक्शन। ठीक है, बाई इलेक्शन यहाँ पे दोबारा, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 6 महीने में अगर आपकी सीट दोबारा वेकेंट मानी जाती है, अब ये जब 1 ईयर के लिए सस्पेंड हो गए तो इनकी तो 6 महीने में सीट ही वेकेंट मान ली जाती है, फिर ये सस्पेंड होने का क्या मतलब है, ये तो वेकेंट हो गए। तो ये एक इशू था। दूसरा इशू क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? दूसरा इशू ये था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि भाई अगर मान लो 1 साल के लिए थे, ठीक है, तो आपकी तो जो अपोजिशन की मेजोरिटी, यानी जो इस समय तो सरकार है वो अपोजिशन, ठीक है, वो तो मेजोरिटी के आधार पर देख लेगी कि क्या होना क्या नहीं होना, मेंबर की संख्या कम हो जाएगी, आप कोई भी लो बड़ी आसानी से पास कर सकते हो। तो ये इशू थे। ठीक है, और ये लिख रहा है गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट नंबर्स, है ना, ये देख लीजिएगा आप, गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट
नंबर्स, ठीक है। इलीगल टू सस्पेंड बाय बियॉन्ड ए सेशन, एक सेशन 6 महीने का होता तो यानी कि आप 6 महीने से ज़्यादा सस्पेंड कर ही नहीं सकते, ये इलीगल है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैंने आर्टिकल आपको लगभग लगभग ये न्यूज़ जो है कवर कर ली है, ठीक है। बीजेपी खुश हो ही रही है ना। और इसमें अगर कुछ देखा जाए तो डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदायक है कि अनडेमोक्रेटिक मैनर है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बिलिंग टू टॉक ऑन पाकिस्तान ऑन पिलग्रिम फैट, ये देखो यहाँ लिख रहा है ऑफिशियल टू मीट अपग्रेड 1974 प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस ट्रेवल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा 1974 प्रोटोकॉल में बता दूं क्या है। देखो 1974 प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की रिलीजियस फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। उस प्रोटोकॉल में क्या बोला गया था, अगर आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो, मेरे पे मत दो, न्यूज़ पे ध्यान दो, कि उस प्रोटोकॉल में बोला गया था कि भाई 1974 के आधार पर 15 पाकिस्तान की साइट्स हैं, 15 पाकिस्तान की और 5 इंडिया की, ठीक है। इन साइट्स पर आने जाने की सुविधा जो है वो रहेगी, है ना, इन पर कोई बैन नहीं रहेगा। अच्छा, मैं अगर आपको 5 साइट्स इंडिया की बताना चाहूँ तो कौन कौन सी हैं। एक तो अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर दरगाह, ठीक है। अजमेर शरीफ दरगाह पूरा नाम है, कहाँ पे ये, निश्चित रूप से अजमेर में होगा, ठीक है। इसके बाद एक निजामुद्दीन दरगाह, निजामुद्दीन दरगाह कहाँ पे है ये निजामुद्दीन दरगाह। ये कौन कौन सी साइट्स हैं जो इंडिया में पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल करी गई थी। निजामुद्दीन दरगाह निश्चित रूप से दिल्ली में होगा, ठीक है, निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में होगा। इसके बाद है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो एक साइट है, अमीर खुसरो, ठीक है। ये भी कहाँ से होगी, निश्चित रूप से दिल्ली में ही होगी ये भी, ठीक है। इसके बाद एक और साइट है, अगर आप ध्यान देना चाहो तो अमीर खुसरो के बाद सर हिंद शरीफ, सर हिंद शरीफ, ये कहाँ पे होगी अगर आप मुझे बता दोगे तो पंजाब में होगी, निश्चित रूप से पंजाब में है ये साइट, ठीक है। और इसके बाद लास्ट साइट बची, 4 हो गई ना, इसके बाद एक और लास्ट साइट बची कल्याण शरीफ, कल्याण, कल्याण शरीफ, कल्याण शरीफ, ये कहाँ पे होगी अगर आप बता रहे हो तो हरिद्वार के पास ही होगी, ठीक है। ये कहाँ है, हरिद्वार के पास, है ना। तो ये 5 साइट्स मैंने इंडिया की बता दी, पाकिस्तान में ज़्यादातर गुरुद्वारे की साइट्स हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अच्छा, ये इसमें क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है हम दे तो देंगे तुम्हें, तुम भी हमें अफगानिस्तान जाने का रास्ता दो। अफगानिस्तान में आप इसमें एक और न्यूज़ समझ लो, अगर भैया ये अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पहुंच सकते हैं ये, यानी कि इनके वो क्या बोलते हैं, यानी दो पंथ एक काज, है ना। तो ये जो भी बोलते हैं वो, ठीक है, ये वो वाला सिस्टम अपना रहा है, बोल रहा है कि तुम हमें उस पर छूट दे दो, हम तुम्हें इस पर छूट दे देंगे, हम पॉजिटिव हैं इस मामले में। स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन SC ST कोटा इन प्रमोशंस, स्टेट को जो है प्रमोशंस में SC ST कोटा में स्टेट को डिसाइड करना चाहिए, ना कि कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल स्टेट को डिसाइड करना चाहिए, स्टेट का हर एक स्टेट का अलग अलग डाटा होता है, ठीक है, तो उस डाटा के आधार पर इनको डिसाइड करना चाहिए, है ना। और इसके बाद अगर आप कुछ न्यूज़ देख पा रहे हैं तो मुझे तो अभी नहीं दिखी। गूगल टू इन्वेस्ट अप टू $1 बिलियन इन एयरटेल में, ये इन्वेस्ट करेगा करेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। डोंट वांट वार्स बट वुडंट लेट वी इंटरेस्ट भी इग्नोर, ये बोल रहे हैं भाई हम युद्ध तो नहीं चाहते लेकिन हमारे इंटरेस्ट भी इग्नोर नहीं होने चाहिए। कौन बोला ऐसा, ऐसा बोला रसिया, ठीक है। तो निश्चित रूप से रसिया को आपको पता होगा यूक्रेन पे ज़्यादा इशू चल रहा है इनका, ठीक है। रसिया ने अपने लगभग 10,000 सैनिक जो हैं, 10,000 मतलब 10,000 की मात्रा, 10,000 के फैक्टर में अपने सैनिक जो हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पे भेज दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पे इनकी यूएस से लगातार बात चल रही है, तो यूएस और नाटो से इनकी बात चल रही है लगातार, यूएस प्लस नाटो से। तो ये रसिया बोल रहा है कि यूएस बिलिंग, मतलब यूएस की इच्छा है कि कुछ बातचीत हो, और यूएस की भी इच्छा है रसिया से कि कुछ बातचीत हो, ठीक है। तो यूएस ये बोल रहे हैं कि भाई हमें लिखित में दे दो कि नेटो जो वो एक्सपेंड नहीं करेगा, है ना। और हम इस चीज़ में, और हमारे जो इंटरेस्ट है, स्पेशली इंटरेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ब्लैक सी के इंटरेस्ट की, ठीक है। ब्लैक सी में मैंने आपको एक दिन मैप दिखाया था तो उसमें बोला था ब्लैक सी में देखो इनके आसपास के बल्गेरिया, है ना, इस टाइप के जो देश हैं, यूक्रेन, ये सब ब्लैक सी के आसपास है, ठीक है। अगर भाई इनका कंट्रोल खो जाएगा तो ब्लैक सी पे जो ट्रेड है वो भी रसिया का अधिकार कम हो जाएगा, ट्रेड अधिकार, ठीक है। तो उससे रसिया को प्रॉब्लम होने वाली है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद अगर आप इंटरनेशनल बूस्टर ट्रायल्स गेट DCGI नोड, इंटरनेशनल बूस्टर मैं आपको बता देता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। इंटरनेशनल बूस्टर जो होती है, देखो जैसे आपको मेरी नाक दिख रही है ना, ये जो नाक दिख रही है मेरी, ठीक है, इसमें एक सुई तो नहीं होती, एक सिरिंज टाइप, मतलब एक स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रे होती है ना। जैसे ही यहाँ पे स्प्रे करते हैं, देखो यहाँ पे स्प्रे करते हैं इसका, तो स्प्रे करने के बाद अब
आपका कोई बैक्टीरिया निश्चित रूप से यहीं से जाता है, ज़्यादातर जैसा बोलते हैं, ठीक है, नोज में से जाता है। तो वो सबसे पहले तो बैक्टीरिया यहाँ खत्म होता है, उसके बाद फिर माउथ में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो रास्ता है, एक तो उसे पकड़ लेता है ये, है ना, नाके पे ही पकड़ लेता है उसे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसे समझना चाहो तो इंटरनेशनल में सिरिंज वगैरह की जरूरत नहीं होती। सिरिंज यानी बायोमेडिकल वेस्ट जो है, बायोमेडिकल वेस्ट वो बहुत कम होता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट कम होता है तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन भी कम होगा, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो इफेक्ट है, देखो, अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा इसका जो मतलब ट्रायल किया गया है वो पशुओं पर, यानी कि डॉग्स वगैरह पर ज़्यादा ट्रायल किया गया है। उसमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव बताया गया है, लगभग 90% या 80%, मतलब 80 से 90% के बीच में इसका डाटा है कि वो फ़ायदा होता है, ठीक है। हालांकि इंसानों पर अभी टेस्ट नहीं किया गया, जैसा कि टेस्ट कर दिए थे, DCGI को नोट मिल गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल ही गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। और इंटरनेशनल का और मैं आपको फ़ायदा बताऊं तो ये नोज़ की तुरंत जो, यानी कि इंटर परत होती है, इंटर सरफेस होता है, ठीक है, उस पर तुरंत ये कवर कर लेता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल के। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल क्या। प्रोसिक्यूशन ड्रॉज पैरेलल बिटवीन डेली राइट्स, मुझे नहीं लग रहा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। चलोगे, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। सून नो फ्यूल एट स्टेशन विदाउट PUC सर्टिफिकेट, अगर ये आ जाए तो उससे पहले आ गई है, ठीक है। तो JLST इन एबडक्ट्स, मुझे नहीं लग रहा, हाँ ये समझ लो, नो MPhil प्रोग्राम एट DU फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। ये DU के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप एडमिशन लेना चाहो वो अलग बात है DU के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, 2020 में NEP पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, ठीक है। उस पॉलिसी में सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें आप समझ लो, कहीं भी पेपर में आ सकती है। 5+3+3+4, जो 12th तक की पढ़ाई है वो इस बेस में होगी, यानी 5वीं में 3 साल जो आपके प्री फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्लास से पहले के, फिर पहली दूसरी इसमें, तीसरी चौथी पाँचवीं इसमें, छठी सातवीं आठवीं इसमें, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसमें, ठीक है। इस हिसाब से होगा। जो आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, अगर आप 1 साल करोगे तो आपको यानी कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल पे, ठीक है, कि आपने हाँ कुछ किया है। अगर वही डिग्री आप 2 साल की करोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल पे आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। वही डिग्री अगर आप 3 साल की करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, 3 साल पे आपको डिग्री मिल जाएगी। और आप 4 साल की करोगे तो उसको आप स्पेशल डिग्री, यानी कि रिसर्च डिग्री जो है वो आप मिल जाएगी। चौथी साल में आपको रिसर्च करनी होगी, ठीक है। इसमें ही NEP के अंतर्गत ही MPhil प्रोग्राम जो है वो हटा दिया गया था, बोला था कि भाई अब कोई MPhil प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। NEP में एक और है परख, है ना, NEP में ही एक नई स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने, परख, ठीक है। तो और अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ NEP के बारे में तो अभी मुझे कुछ इतना ही ध्यान है लगभग लगभग, ठीक है। तो अच्छा, ये सब में ख़त्म हो गया, ये DU का नहीं है, सब में ख़त्म हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और NEP के स्पेशली इतनी न्यूज़ है फिलहाल, ठीक है। ये अच्छा, टीचर्स को भी ये क्या बोलते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो ये टीचर्स के लिए भी फ़ायदा है, स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा है ना। तो इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। अगर आप बात करो, एनालिसिस ऑफ 20 डेथ शोज ओमिक्रॉन प्रेजेंस इन ऑल केसेस, बिल्कुल। हिट बाय पैंडमिक ब्रोकन बाय पॉवर्टी, ठीक है ना। अगर आप और इस पर ध्यान देना चाहो तो मुझे लग नहीं रहा कि इस पेज पे कोई न्यूज़ होगी। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, गुरुग्राम में। इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलोगे तो बिल्कुल चलेंगे, नो इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें देख लीजिए। इस पेज पे चल देते हैं हम। टाइगर्स इम्यूनाइजेशन बिगिंस एट BRT रिजर्व, देखो BRT रिजर्व बिलगिरी रंगथा स्वामी टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका में है ये, है ना। तो वहाँ पे उनका इन्यूमरेशन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है ना। और इसके बाद ग्रैंड डॉटर ऑफ येदियुरप्पा फाइंड डेथ, ठीक है। और नोटेड इकोनॉमिस्ट राधा कृष्णन नो मोर, है ना। और इसके बाद अगर आप बात करो तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं कुछ, ठीक है। कस्टम डिपार्टमेंट टू सर्व नोटिस ऑन UAE एक्स काउंसिल स्टाफ, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये बस ये है कि ग्रांटेड जो है परमिशन जो है MEA ने, वो भाई कस्टम प्रिवेंशन कमेंडरेट के लिए एक इशू कर दिया, सो कोस नोटिस टू देन काउंसल जनरल जो थे अटैच ऑफिस UAE के, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे काम कर सकते हो, प्रोटोकॉल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो ये भाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन सब पार्ट्स ऑफ केरला, यानी कि
ये जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है 2020 में कंसाइनमेंट ऑफ कोरन एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ डेट्स दैट वाज इम्पोर्टेड बाय कंसुलेट, ये इसका मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉपीज है ये भी हमने डेट की कॉपीज वगैरह इन्होंने की है ना, तो इन्होंने जो है कस्टम एक्ट को वायलेट किया, जो मेन चीज़ है, ठीक है। क्राइम कम्युनल कार्ड स्टैक डिस्कॉर्डेंट नोट इन म्यूजिकल कैराना, ये कैराना न्यूज है, ठीक है। उसके बाद बोम्बई, ठीक है ना। हियरिंग ऑफ 3 कैपिटल्स, आंध्र प्रदेश की अभी हियरिंग नहीं हुआ, उन्होंने 26 जनवरी पे कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं बनती है। अब देखते हैं एट द सेंटर, है ना, अगली न्यूज़ है एट द सेंटर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो एट द सेंटर की बात करते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया मस्ट स्टे इन स्टेप विद चार्जेस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशियन रीजन में आने आपको बता दिए बार बार, 5 सेंट्रल एशियन रीजन में आते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। ये 5 हैं, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मैं इसमें बता दूं आपको, इस आर्टिकल में क्या दिक्कत दी गई हुई है। इस आर्टिकल में दिक्कत दी गई हुई है भाई, उनके लिए हमें लैंड रूट नहीं मिल रहा, जो कल के न्यूज़पेपर में भी था, ठीक है, कि हमें लैंड रूट नहीं मिल रहा। मैं बता दूं आपको लैंड रूट क्यों नहीं मिल रहा। देखो उन्हें पाकिस्तान से जाना होता है, पाकिस्तान रास्ता दे नहीं रहा। उसके बाद फिर दूसरा अगर उनका लैंड रूट देखा जाए तो वो अफगानिस्तान के थ्रू है, तो अफगानिस्तान में भी अनऑफिशियली गवर्नमेंट है, तो उससे भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर तीसरा लैंड रूट देखा जाए तो इंटरनेशनल साउथ कॉरिडोर और रसिया ईरान का जो है वो है, ठीक है ना। रसिया ईरान का इंटरनेशनल साउथ कॉरिडोर है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होने की संभावना है, प्लस ईरान जो है उसके 2 कंट्रीज इससे बाहर हो जाएंगे। अगर आप चौथा रूट देखो इसका, तो चौथा रूट जो इन्होंने दिया हुआ है वो ईरान का चाबाल पोर्ट भी है इसमें, ठीक है, इंक्लूड कर लेना इसे। चौथा रूट वही है कि आप जो है, यानी कि बताता हूँ मैं आपको चौथा रूट कौन सा है इसमें, ठीक है। चौथा रूट है इसमें, शायद 3 ही रूट दिए हुए हैं, है ना। तो ये 3 रूट हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें और कुछ एक इसमें चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का डिस्कशन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी, है ना। और अच्छा ये बोल रहा है कि ये देखो जो इंडिया है किस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर से लिंक है, तो सिविलाइजेशन, कल्चरल ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंकेज, इनसे जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लिंकेज है। अब इसमें एक दिक्कत समझ लो भाई, देखो जो इंडिया का व्यापार है वहाँ पे एक्सपोर्ट है वो खाली $2 बिलियन का है, विद स्पेशली कजाकिस्तान के साथ। लेकिन जो चाइना का है भाई वो $40 बिलियन पास कर चुका है गाइस, $40 बिलियन पास कर चुका है, तो ये दिक्कत है, ठीक है। यानी कि चाइना वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव से भी वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखा रहा, तो यानी कि 2030 तक ये लगभग डबल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इंडिया को वहाँ पे इफेक्ट करना है। दूसरा, इंडिया को सेंट्रल एशियन ग्रुप भी बनाया इन्होंने, अफगान ग्रुप बनाया, कि अफगानिस्तान पे हम बात करेंगे, लेकिन जो इंडिया है उसकी जो हाईलेवल मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान ग्रुप के बारे में, उसमें इंडिया को बुलाया नहीं गया मीटिंग में, ठीक है। और रसिया उसमें मेन पार्टिसिपेट रोल कर रहा है। रसिया चाइना की एक आपस में लिंकेज बढ़ती जा रही है बेशक, है ना। कल भी अगर आपको ध्यान हो तो रसिया चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनकी बात हुई थी। एक और न्यूज आई है इसमें, ध्यान रखिएगा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं विंटर ओलंपिक्स में। तो ये भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। और अच्छा, और इसके बाद अगर बात करें तो ये इसमें न्यूज़ दी गई हुई है ना। और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। और एक इसमें और है ये, हाँ, ये जो तापी गैस पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। इसमें लेकिन खर्चा बहुत आ जाएगा, रेलवे रूट बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, रोड रूट, है ना। तो उससे फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसके बाद देखो ये दे रखा है इन्होंने, रसिया इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, ठीक है। और चाइना जो है वो बिगेस्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा इसमें क्यों दिया हुआ है, इंडिया का रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है CAR से, ठीक है। टू पोल द बूथ विद नो डोनर नॉलेज में मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड दे रखे हैं, देखो इलेक्टोरल बॉन्ड ये दे रखा, इलेक्टोरल बॉन्ड ही समझना है इसमें, मैं बता दूंगा इशू क्या दे रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ पास हुआ था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में देखो SBI जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू कर सकता है 1000 के बेस में, 10,000 के यानी कि फैक्टर्स में, 1 लाख के में और 1 करोड़ के में, ठीक है। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, मान लो आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है आप उसका 7.5% मैक्सिमम प्रॉफिट का 7.5% जो है वो आप 7.5% आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। 7.5% जब आप डोनेट कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई और मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊं इसमें,
तो अगली न्यूज़ ये है कि यानी कि इसमें आपको देखो जो पार्टी डोनेट कर रही है, जिस पार्टी को डोनेट कर रहा है वो पार्टी को 15 दिन के अंदर वो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप पार्टी का नाम डिस्क्लोज करें, वो जैसे बीजेपी है ना, या कांग्रेस है, किसी को मिला तो ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस बताए कि भाई हमें इसने फंड दिया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये वोटर का फंडामेंटल राइट तो नहीं है पता करना, लेकिन एक वोटर का राइट है कि भाई अगर वो किसको वोट दे रहा है उसके पीछे कौन है, उसे कौन फंडिंग कर रहा है, ये तो कम से कम पता होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने इशू बोला है। दूसरा इशू इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका ज़्यादा बड़ा संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन वगैरह ने क्या बोला है कि भाई जो हमें इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है एसबीआई को, उसके बैंक के पास डिटेल है, कंपनीज के पास डिटेल है, ठीक है, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो एक जरूरी केस में होगा, हम इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक और न्यूज आई है इसमें कि बीजेपी ने अपने एसेट डिस्क्लोज नहीं करे हैं, लगभग 60% एसेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करें, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज चलती रहती है, इसमें यही बताया है, ठीक है। बरीजे इसमें और इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि जो भाई ब्लैक मनी होता था पहले, अब वो ब्लैक मनी तो नहीं रहा, कम से कम वो आपके मतलब डाटा में तो आ रहा है कि इतना मनी आया इतना मनी गया, ठीक है। तो एक ये इशू बोला है इन्होंने। और अगर आप आर्टिकल के थ्रू जाना चाहो, ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो लेकिन सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, सिटीजन्स को सब ट्रांसपेरेंट मिलना चाहिए, तो ठीक बात है, इनकी मिलना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, इन्होंने एक बहुत अच्छी टर्म दी है, मैच द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि भाई कौन सी पार्टी को किसने दिया है खुद से मिला लो तुम, हम नहीं बता रहे, जैसे अडानी अंबानी किसको देंगे तुम्हें खुद पता है, मतलब ये एक नॉलेज है ना, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप कुछ बात करो तो इसमें मुझे लग नहीं रहा कि कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ना। और यही है फिलहाल एफिडेविट जो है, सुप्रीम कोर्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्कीम इफ एनीथिंग ऑगमेंटेड द पोटेंशियल रोल ब्लैक मनी, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इससे पहले यहाँ देख लेते हैं वैली एंड हिल्स बीजेपी, चलो छोड़ो, है ना। ग्राफ टॉक एंड टॉप कोर्ट्स इन एक्सप्लिसिकेबल साइलेंस, देखो इससे मैं समझा देता हूँ इसमें क्या है। इन्होंने हालांकि एक जज पे ज़्यादा हमला बोला है, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार, जो रंगन गोगोई साहब हैं, है ना, क्या नाम है उनका, रंगन गोगोई हैं वो, ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, रंजन गोगोई, ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो कोर्ट है वो करप्शन में इंक्लूड है, कोर्ट जो है वो करप्शन में इंक्लूड है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब, अच्छा या बुरा कुछ भी कह लो, कि भाई करप्शन उतना पुराना है जितनी पुरानी आपकी सोसाइटी है ना। अब यार, और उन्होंने बोला कि जो जज हैं वो भी इंसान है, तो सोसाइटी में रहते हैं वो भी, इन्होंने इतना तो नहीं, इतना बोल दिया। अब यानी कि क्वेश्चन ये आने लगा कि यानी कि जज भी करप्शन में इंक्लूड होते हैं, ऐसा है, वहाँ से संकेत गया था, ठीक है। निश्चित रूप से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जज का नाम लेकर कि उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन के केस सुलझाए और उन्होंने सारे फैसले बिजनेसमैन के पक्ष में दिए, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। अगर मान लो सारे फैसले उन्होंने बिजनेसमैन के पक्ष में दिए तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिला होगा, और बाद में वो पॉलिटिक्स भी उन्होंने ज्वाइन करी है जिस जज का नाम लिया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्रशांत भूषण के केस में उन्होंने, आपको ध्यान हो तो, 1 रुपये का उन पर जो फाइन लगाया था, उस केस में उन्होंने बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, है ना, तो कि ये भी गलत हुआ था प्रशांत भूषण के साथ, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो करप्शन है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, जो जजेज हैं। अब अच्छा, अब करप्शन कैसे रिमूव कर सकते हैं, इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली, मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान हो तो एक नेल्सा 1999 में नियुक्त हुई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यानी कि जो जज है वो एक सीनियरिटी के आधार पर बनाए जाते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, एक्सेप्शन हर केसेस में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि भाई जो जजेस है उनकी एक सिक्योरिटी हो, है ना, उनका एक यानी कि हर टाइप से एक टेस्ट टाइप मान लो, ठीक है, तो वो हर टाइप से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहें, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि जज को बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जज जो बाद में किसी भी पॉलिटिक्स पद पर नहीं आ सकते, तो ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इन्होंने बोला है कि कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस एक मिनट रुको।